हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपका चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उस चैप्टर में आप लोगों ने कल के वीडियो में ईथर का साधारण नामकरण बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था और आज की वीडियो में आप सभी लोग ईथर का आईयूपीएसी नामकरण और ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए ईथर का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो देखिए क्या है ईथर का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक, तो ईथर का जो आईयूपीएसी नामकरण है उसको करने के लिए एक पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ईथर का जो आईयूपीएसी नामकरण है वो किस प्रकार से करते हैं, तो लिखिए यहाँ पे ईथर का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए कम कार्बन वाले समूह के साथ ऑक्सी तथा अधिक कार्बन वाले समूह के साथ ANE जोड़ देते हैं तथा एल्केन के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ईथर का जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो ईथर का आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए कम कार्बन वाले समूह के साथ क्या जोड़ देंगे, हम ऑक्सी लगा देंगे और अधिक कार्बन वाले समूह के साथ क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। ठीक है, यदि दोनों में बराबर कार्बन है, दोनों समूह में बराबर कार्बन है तो जिसमें मर्जी हो आप ऑक्सी लगा सकते हैं और जिसमें मर्जी हो आप ANE जोड़ देते हैं। ठीक, और इसका जो पूरा नाम है वो किस रूप में लिख देंगे, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है बताइए, ROR होता है। इसमें देखो R दोनों बराबर हैं, यानी कि बराबर कार्बन वाले यहाँ मान लेते हैं। तो बताइए किस रूप में हो जाएगा, एल्क ऑक्सी और एल्केन, किस में हो जाएगा, एल्क ऑक्सी एल्केन। ठीक है, जो एल्कोक्सी है वो कम कार्बन के लिए ठीक, और जो एल्केन है वो बताइए वो अधिक कार्बन के लिए। ठीक है, तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल आप समझिए, किस प्रकार से समझेंगे एग्जाम्पल को। ठीक, CH3OCH3। ठीक, इसका नामकरण करेंगे तो देखिए दो संयोजक ऑक्सीजन के साथ दो समूह जुड़े हैं, दोनों समूह मैथिल हैं। इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है। तो जिसके साथ मर्जी हो आप ऑक्सी लगा दीजिए, जिसके साथ मर्जी हो आप ANE लगा दीजिए। तो देखिए हम इस वाले के साथ ऑक्सी लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन को मैथ कहते हैं, मैथ में क्या लगाएंगे, ऑक्सी लगाएंगे, मैथॉक्सी हो जाएगा। और इस वाले के साथ ANE लगा दे रहे हैं तो एक बताइए मैथ हो जाएगा, क्या लगा देंगे, ANE, तो क्या हो जाएगा, मैथॉक्सी मैथेन। ठीक, इसी प्रकार ही दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, देखिए ध्यान से, C2H5O C2H5। ठीक, देखो तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, दो कार्बन इसमें है, दो कार्बन इसमें है, तो दोनों में किसी के साथ ऑक्सी किसी के साथ ANE, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी और दूसरे में एथ है तो क्या लगाएंगे, ANE एथेन, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। तो इस प्रकार इसका नामकरण हम आईयूपीएसी करते हैं और इसके एग्जाम्पल समझाना है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा और थोड़ी इसके एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल नंबर आपका तीसरा है,
CH3OC2H5। इसमें देखिए दो समूह जुड़े हैं, एक में कम कार्बन है, एक में कैसा है, अधिक कार्बन है। तो कम कार्बन साथ में क्या लगाएंगे, ऑक्सी। तो कम कार्बन, कितना कम कार्बन है, एक है, तो एक में बताइए एक को क्या लिखेंगे, मैथ। इसमें क्या लगाएंगे, ऑक्सी, क्या हो जाएगा, मैथॉक्सी। दो कार्बन, अधिक कार्बन है, इसमें दो के लिए क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे, है ना। और अधिक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ANE, क्या हो जाएगा, मैथॉक्सी एथेन। ठीक है। इसी प्रकार नंबर 4 है, इसी प्रकार नंबर 4 है C2H5, यहाँ CH3 और CH3। इसको करेंगे, देखो इसमें दो समूह हैं, एक एथिल एक ही प्रोपिल है। ठीक है। एथिल में 2 कार्बन है और प्रोपिल में 3 कार्बन है। तो कम वाले के साथ ऑक्सी, 2 के साथ में क्या लगाएंगे, ऑक्सी, तो एथॉक्सी हो जाएगा। 3 में प्रोप कहते हैं, तो प्रोप में क्या लगाएंगे, ANE, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। इसी प्रकार 5 नंबर देखिए ध्यान से, इसी प्रकार 5 नंबर देखिए ध्यान से, 2 के बाद O CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, 4 कार्बन है। तो बताइए 3 के साथ ऑक्सी और 4 के साथ ANE, तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, क्या लगाएंगे, ऑक्सी, क्या हो जाएगा, प्रोपोक्सी। ठीक। और 4 क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी और ब्यूटेन। ठीक। तो इस प्रकार हम ईथर का IUPAC नामकरण करते हैं, यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कम कार्बन के साथ में लगाएंगे ऑक्सी और अधिक कार्बन वाले समूह के साथ में ANE जोड़ देंगे, तो पूरा नाम जो है वो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में लिख देंगे। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगली हेडिंग लगा लीजिए, ईथर का विरचन। तब मैं बता दे रहा हूँ, ईथर का विरचन निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। जो पहली विधि है ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी आपको डाई एथिल ईथर पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी में। तो सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, ईथर का विरचन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ईथर का विरचन जो है वो निम्न प्रोसेस द्वारा किया जाता है, कई इसकी विधियां हैं। ठीक। जिसमें सबसे पहली विधि आप लोग डाल लीजिए, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या हेडिंग देखिए ध्यान से, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। ठीक है। ये आपकी कैसी है, इंपॉर्टेंट है। यानी डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको आप सभी लोग यहाँ समझेंगे। और अथवा में भी एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ध्यान से, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक है। तो इस नाम से भी पेपर में आ जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से, इसको समझिए किस प्रकार से आपको करना है। ठीक। तो हम एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके आपको बता दे रहे हैं क्या बन रहा है। पहले इसमें सिद्धांत होगा, इसके बाद इसमें डायग्राम बनेगा, डायग्राम के अनुसार इसको समझाया जाएगा। ठीक। तो सिद्धांत में देखिए, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, हम इसको गर्म कर दे रहे हैं। ठीक है। H2SO4 के साथ में, तो हो जाएगा आपका HSO4। पहले हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। ठीक। तो बताइए क्या निकलेगा, यहाँ से OH और H मिलकर क्या निकल जाएगा, बताइए। OH और H मिलकर क्या निकलेगा, आपका H2O बाहर निकल जाएगा। और बताइए क्या बनेगा, देखिए C2H5 है ना, और HSO4, C2H5HSO4। बताइए इसका नाम क्या है, एथिल है। इसका नाम H का नाम बाई कह दो या हाइड्रोजन कह दो। ठीक है। बाई कह दो या हाइड्रोजन कह दो, तो एथिल बाई सल्फेट बन जाएगा। ठीक। अब हम क्या करेंगे, पद नंबर सेकंड में क्या करेंगे, एथिल बाई
सल्फेट को पुनः इसके साथ गर्म करेंगे, किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ में। जब हम इसको पुनः गर्म करेंगे, देखिएगा एथिल एल्कोहल के साथ में पुनः जब इसको गर्म करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से आपका H2SO4 अलग निकल जाएगा, यहाँ से आपका H2SO4 अलग निकल जाएगा। क्या बचेगा, C2H5O C2H5 C2H5O C2H5। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये प्रोसेस जो है आप वो 2 पदों में संपन्न हुई है ना। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, एक एथिल ये है, एक एथिल ये है, तो 2 एथिल को क्या कहेंगे, डाई एथिल, और O लगा बीच में तो क्या हो जाएगा आपका ईथर। तो क्या बन गया आपका डाई एथिल ईथर, जो मुझे बनाना था। ठीक, तो बताइए किस प्रकार से आपको लिखना है कॉपी में। एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर एथिल बाइसल्फेट बनता है, और एथिल बाइसल्फेट को एथिल एल्कोहल के साथ पुनः 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है, इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा बताइए, जो वहाँ लिखा है एथिल बाइसल्फेट हो जाएगा, और इसका नाम एथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्धांत को मैंने समझा दिया, अपने कॉपी में लिख लीजिए, और रिएक्शन को भी इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। फिर इसका डायग्राम बनेगा, डायग्राम के द्वारा आपको समझाया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मैं इसका डायग्राम बनाकर तैयार करता हूं, और आप सभी लोग भी अपनी कॉपी में इसका डायग्राम बना लीजिए, जिससे कि आपको ईजिली अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसका डायग्राम तैयार करता हूं, और आप भी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा इसका डायग्राम नहीं है। ठीक है, अच्छे तरीके से मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में आप बना लीजिए। थोड़ा तिरछा भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आप समझिए इसको अच्छे तरीके से। ठीक है ना। डायग्राम का एक ही टारगेट होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड तक अच्छे तरीके से फिट हो जाए। ठीक, यहाँ इसका ये गोल पेंदी का फ्लाक्स बना के तैयार करते हैं, बालू उसमक पर इसको रख देते हैं। इस साधने के लिए गोल पेंदी के फ्लास्क को स्टैंड है, और यहाँ एक कीप का प्रयोग कर देते हैं। इस प्रकार की कीप लगा देते हैं, जिसमें एथिल एल्कोहल भर देते हैं, जो बूंद बूंद कर टपकता रहता है। ठीक है, और यहाँ छोटा सा थर्मामीटर लगा देते हैं, जिसके द्वारा इसका ताप मापा जाता है, और इसको एक पाइप की द्वारा जल संघनित्र से जोड़ देते हैं। इसको एक पाइप की द्वारा कहाँ जोड़ देते हैं, जल संघनित्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिए, और जल संघनित्र को भी इस प्रकार से स्ट्रैंड से साथ दिया जाता है। और जल संघनित्र की एक विशेषता होती है, जल संघनित्र में नीचे से जल प्रवाहित किया जाता है और ऊपर से जल निकाला जाता है। ठीक है, कूलिंग करने के लिए, कि अच्छा एक कूलिंग हो जाए। ठीक, ये जल संघनित्र की विशेषता होती है। यहाँ से इसको स्टैंड द्वारा साथ देते हैं। ये प्रयोगशाला प्रोसेस में पूरा होता है। ठीक, और यहाँ पे एक पात्र लेते हैं बहुत बड़ा सा, जिसमें एक गिराही को रख देते हैं। ठीक है, जिसमें एक क्या करते हैं, गिराही को रख देते हैं, और इस गिराही से एक ये सिंक पंप निकलता है, सिंक पंप निकलता है। ठीक है,
और इसको हम जल संघनित्र द्वारा जोड़ देते हैं और इस ग्राही को हम बर्फ के टुकड़ों से भरे पात्र में रखते हैं, बर्फ के टुकड़ों से, ठीक है। और ये ईथर द्वारा ठंडी की जा रही है। किसके द्वारा? ईथर द्वारा। ईथर द्वारा ये ठंडी की जा रही है, ठीक है। और इसी में हमारा डाई एथिल ईथर बनेगा। यहाँ लिख लीजिए डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये आपका क्या है? जल संघनित्र, संघनित्र है, ठीक। और इसके बाद में ये आपका क्या है? बालू ऊष्मक है, बालू ऊष्मक। इसके बाद ये आपका क्या है? गोल पेंदी का फ्लाक्स है, पेंदी का फ्लाक्स, ठीक। इसके बाद इसमें हम क्या भरेंगे? देखिए इसमें हम एथिल अल्कोहल प्लस सांद्र H2SO4 भर देंगे, सांद्र H2SO4 भर देंगे। ये आपका क्या है? बर्नर है, ठीक। और ये आपका स्टैंड है, ये आपकी जाली है। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से आप समझिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बाद में पहले इसको समझिए कि इसमें क्या प्रोसेस होती है, इसके बाद अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस विधि में एक गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को उचित अनुपात में भर लेते हैं और इसमें एक थिसल कीप को लगा देते हैं, जिससे एथिल अल्कोहल बूंद बूंद टपकाते रहते हैं। और ताप मापने के लिए इसमें थर्मामीटर लगा देते हैं। इस गोलपेंदी के फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जब इसका तापमान 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है और इस वाष्प को जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके नीचे बर्फ के टुकड़े से भरे पात्र में रखी गिराई में ईथर युक्त ठंडी की जा रही गिराई में इसको हम एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अधिक टेम्परेचर पे गर्म होगा तो इसकी वाष्प भी बहुत ज़्यादा गर्म होगी। पहले हम इसको जल संघनित्र द्वारा ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद फिर गिराई बर्फ के टुकड़ों से ठंडी की जा रही है और ईथर के द्वारा, ईथर से युक्त है ना, ईथर से पैक है ना। तो ईथर भी क्या होता है? ठंडा होता है। तो ईथर से पैक इसको हम क्या कर लेते हैं कि गिराई में एकत्रित कर लेते हैं, ठीक। अगर इसका प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं। एक बार सुनिएगा ध्यान से, एक बार अच्छे तरीके और सुनिएगा। इस विधि में एक गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को उचित अनुपात में भर लेते हैं और इसमें एक थिसल कीप लगा देते हैं, जिससे एथिल अल्कोहल को हम धीरे धीरे टपकाते रहते हैं। और ताप मापने के लिए इस गोलपेंदी के फ्लास्क में हम एक थर्मामीटर का प्रयोग कर देते हैं। फिर इस गोलपेंदी के फ्लास्क को बालू ऊष्मा पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती है। इस वाष्प को जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके नीचे बर्फ के टुकड़ों से भरे पात्र में रखी गिराई में इसको हम एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं प्रयोगशाला विधि में। मैंने आपको पहले सिद्धांत समझा दिया, इसके बाद ये प्रयोगशाला विधि को भी अच्छे तरीके से समझा दिया और आगे कल की वीडियो में आपको इसके औद्योगिक निर्माण की विधि और रासायनिक गुणधर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो यदि आज की वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।